बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट सेकंड ईयर एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एसी थ्रो कैपेसिटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पिछले लेक्चर आपने सुन लिए होंगे, जिसमें हमने एसी थ्रो, रेजिस्टर और आरएमएस वैल्यू क्या होती है करंट की, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अक्सर ग्राफ को समझने में बच्चों को मुश्किलात आती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक चीज़ों से आगे ऑनवर्ड लेके चलूं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। एसी थ्रो कैपेसिटर, ज़रा तवज्जो करें जी। एसी थ्रो कैपेसिटर का मतलब ये है कि हमारे पास एक एसी सोर्स है, दिस इज द एसी सोर्स, और इसके साथ मैंने एक लगा दिया जी कैपेसिटर। तो ऐसा सर्किट जिसके साथ एसी सोर्स और एक अदद कैपेसिटर अटैच हो, ऐसे सर्किट को प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं। तो ले जी, ये एसी सोर्स आ गया और ये कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है। अब हमने सिर्फ एसी सोर्स और कैपेसिटर दो चीज़ों को अटैच किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जगह पे छोटा सा एक अदद लगा देते हैं बल्ब। अच्छा, बल्ब लगाने का मतलब पता है क्या है? ये बल्ब का साइन है, ठीक हो गया। बल्ब लगाने का मतलब यह है कि हमें पता चल जाए कि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि जैसे ही बल्ब आपका ग्लो करना शुरू करेगा, हम समझ जाएंगे कि करंट फ्लो करना शुरू कर गया है, क्योंकि करंट हमें नजर तो नहीं आता। तो बल्ब लगाने का सिर्फ मकसद यही है और इसका कोई मकसद नहीं है। और इसके साथ मैं नीचे क्या लगा देता हूं, एक अदर स्विच। ले जी, दिस इज द स्विच। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम पूरी हो चुकी है। जरा तवज्जो करें। अब बुक वाला शुरू की थ्योरी में क्या लिखता है आप लोग नोट कीजिएगा। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, द बल्ब ग्लोज अप। तो आपका जो बल्ब है वो चमकना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, तो बल्ब लाइट्स अप हो जाएगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, द बल्ब ग्लोज अप, दिस शोज दैट द करंट इज फ्लोइंग। अब आपकी बुक वाला थ्योरी के अंदर ये बात करता है कि इस बल्ब के साथ आप लिख लें, दिस इज अ लो पावर बल्ब। ये बल्ब कौन सा है जी? लो पावर बल्ब, ठीक हो गया। यानी कि आपने बल्ब ऐसा लेना जिसकी पावर बहुत कम हो, ताकि वो ज्यादा करंट ड्रा ना करे। तो लो पावर बल्ब है, और ये ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है बेटा 1 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज अ स्विच। तो देख लें जी, स्विच, बल्ब और कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब आप समझते हैं ना, 10 की पावर -6। एंड दिस वन इज द एसी सोर्स, दिस इज द एसी सोर्स, ठीक हो गया। और इस सर्किट को आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं। तो ये तो मैंने पहले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। आई होप कि आप थ्योरी को अंडरलाइन कर लिया होगा आपने। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एसी सोर्स, लो पावर बल्ब और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैरड। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा, चमकेगा। बल्ब का चमकना, इसका रोशन होना, इस बात की निशानदेही है कि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तो पहले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जो मेन बातें हैं ना, जरा आप उस चीज पे फोकस करेंगे। बताना ये चाह रहा हूं कि एसी थ्रो कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एसी करंट तो फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूसली। यानी कि कुछ देर के लिए फ्लो करेगा। डायरेक्ट करंट कैपेसिटर को चार्ज तो कर देगा। आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट करंट फ्लो ही नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूसली, लगातार फ्लो नहीं करता। इसका मतलब कि कुछ देर के लिए डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, उसके बाद कैपेसिटर की जब प्लेट्स हो जाएंगी चार्ज, तो उसके बाद डायरेक्ट करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो फिर हम कहते ही हैं कि डायरेक्ट करंट फ्लो करता नहीं है कंटिन्यूसली। ये बात लिखना जरूरी है। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, तो ये एमसीक्यूज आता है। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर। क्रॉस का मतलब है फ्लो नहीं करता, और टिक का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। तो ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट करंट फ्लो क्यों नहीं करता। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आप ये क्वेश्चन साइड पे लिख लेंगे।
वाई डीसी कैन नॉट फ्लो एंड एसी कैन फ्लो। तो ये पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर के अंदर फ्लो क्यों नहीं करता। तो इसके पैराग्राफ का आंसर मैं आपको समझाता हूं। आपकी बुक वाला कहता है कि डायरेक्ट करंट फ्लो क्यों नहीं करता, जरा तवज्जो करें। ये है ना, ये कैपेसिटर है, मैं आपको समझाता हूं। और ये है मेरे पास एक डायरेक्ट करंट सोर्स जिसको आप बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि डायरेक्ट करंट फ्लो क्यों नहीं करता। बेटा अगर तो ये दो लाइनें बिल्कुल बराबर होंगी ना तो ये कैपेसिटर की अलामत है, और एक लाइन बड़ी और एक छोटी है तो ये बैटरी का साइन है। तो ये बैटरी है मेरे पास, ठीक हो गया। अब होगा क्या, अच्छा जी मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर की जो डिटेल स्टडी है मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के इलेक्शनों में बता चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा और आपको शायद आई कार्ड के अंदर नजर भी आ रहा हो। तो कैपेसिटर की स्टडी हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने कैपेसिटर नहीं ना समझा तो इलेक्ट्रोसिटी के अंदर जाके आप वो लेक्चर सुने या यूट्यूब में सर्च करेंगे ना आप कैपेसिटर बाय मुबशिर अहमद, तो वो पूरा लेक्चर आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो कैपेसिटर तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल इधर मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है बैटरी की ना। तो ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स होती हैं न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल है ना तो इनमें से इलेक्ट्रॉन ड्रा करेंगे। तो जिस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस प्लेट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उस प्लेट के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर पॉजिटिव टर्मिनल से होते होते किधर जाएंगे, दूसरी प्लेट की तरफ, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कुछ देर के लिए तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा ना पूरा, उसके बाद क्या होगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव चार्ज आ गई और ये नेगेटिव। बात समझ आ रही है। अब मजीद जब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं ना सकते क्योंकि ये कैपेसिटर की प्लेट्स पूरी चार्ज हो चुकी हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इसको काफ़ी सारी रिपल्शन आगे से मिलेगी क्योंकि इस प्लेट के ऊपर तो पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर कंटिन्यूसली, ठीक हो गया। इस वजह से हम कहते हैं कि डीसी करंट लगातार फ्लो नहीं करता। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अगर मैं इधर एक कैपेसिटर बनाऊं और इधर मैं आपके सामने लिखूं एक एसी सोर्स। अब हम पढ़ते हैं कि एसी करंट क्यों फ्लो करता है, ज़रा इसकी वजह भी समझ लें। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर की और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इनर सरफेस पे चार्ज होता है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बना रहा हूँ, चले थोड़ा सा फासला देकर मैं इधर ही बना देता हूँ, ठीक हो गया। अब जब कैपेसिटर की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, तो इस तरह करंट फ्लो कर चार्जेस फ्लो करेंगे। बात समझ आ रही है। तो हम कहेंगे कैपेसिटर की प्लेट होगी है चार्ज। इस डायग्राम के बाद दो छोटी छोटी सी डायग्राम भी बनी हुई है, यानी कि अगर कैपेसिटर फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो मैं कह रहा हूं कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। आपको पता ना कि एसी करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है हर हाफ साइकिल के बाद। तो जब एसी करंट है ना ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो ये देख लें जी। तो इसका मतलब कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो अगले ही साइकिल के बाद ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर था अब वो रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा ना। अब कैपेसिटर हम कहेंगे डिस्चार्ज हो रहा है। तो यही वजह है कि डायरेक्ट करंट लगातार फ्लो नहीं करता जबकि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। ये डायरेक्ट करंट है, डीसी है, और ये एसी है। तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर कंटिन्यूसली बिकॉज कैपेसिटर इज चार्ज एंड डिस्चार्ज बिकॉज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो ये तो थी कि डायरेक्ट करंट फ्लो क्यों नहीं करता और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता क्यों है। तो इसकी मैंने थ्योरी आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं बच्चे इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ को समझने से पहले आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। व्हाट इज स्लोप?
बच्चे याद रखिएगा, जब भी मैं आपके सामने स्लोप का जिक्र करूँ ना, तो स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आपके आगे नेक्स्ट प्रूफ के अंदर स्लोप का जिक्र है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको पहले स्लोप समझाऊं। तो जब भी मैं आपसे कहूँ व्हाट इज स्लोप, कहते हैं ना स्लोप हम ढलवान को, तो आपने कहना सर चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। बात समझ आ गई? ये स्लोप का फार्मूला आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे पास एक है वर्टिकल लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अगर ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, तो आपसे मैं पूछूं कि वर्टिकल लाइन की स्लोप बताएं क्या होगी, तो मुझे बताएं फार्मूला क्या, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो आप देखें कि एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, एक्स एक्सिस में तो चेंज ही नहीं आ रहा। देखें ना, एक्स पे वैल्यू इसकी फिक्स है, वाई में चेंज आ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है ना वाई एक्सिस में। तो मैं वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या लिखूंगा, स्लोप इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की स्लोप क्या है, जरा देखें आप, जरा ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, वाई में तो चेंज आ रहा है, तो मैं लिखूंगा चेंज इन वाई, ये एक्स को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं ना, चेंज इन वाई ओवर जीरो। समझ आई कि वाई एक्सिस में तो चेंज आ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में तो चेंज ही नहीं आ रहा। एक्स एक्सिस में तो किसी भी चीज को जीरो से तकसीम करें तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो यही समझाना मैं चाह रहा हूं आपको कि वर्टिकल लाइन की स्लोप इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, मैक्सिमम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती है। मैं आपको लेक्चर के एंड में पूरे बोर्ड का क्लोज व्यू भी दे दूंगा। बात समझ आई है? तो आई होप कि आपको इधर से सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका क्या होगा जरा बताएं। एक्स एक्सिस में तो चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप में ना एक्स एक्सिस में तो चेंज आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा। तो इसकी फिर स्लोप क्या होगी, स्लोप इज इक्वल टू, वाई एक्सिस में चेंज नहीं आ रहा तो डेल्टा वाई क्या होगा, जीरो। एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है ओवर डेल्टा एक्स, तो जीरो ओवर डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब मिनिमम। एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया जी। तो ये बात आपने बच्चे जहन में रखनी है, वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप मिनिमम है। स्लोप फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। अब आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो बच्चे जरा देखें, ये एसी सोर्स है ना आपके पास, एसी सोर्स के अंदर जो इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज होगा बताएं वो क्या होगा भला, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, एक बात आपने जहन में रखनी है, पूरे चैप्टर नंबर 16 के अंदर जितने भी टॉपिक है ना, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि एसी थ्रो, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, हर टॉपिक के अंदर मकसद हमारा एक ही है, हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या ताल्लुक है। तो वोल्टेज की ये इक्वेशन हम चैप्टर नंबर 15 एसी जनरेटर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक वोल्टेज, एंड दिस साइन इज अ एंगल जिसको आप फेज कहते हैं। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, करंट की इक्वेशन। करंट की इक्वेशन याद है बेटा। अब कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ओहम ला तो लगेगा नहीं, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो फिर क्या लगेगा। तो बच्चे कैपेसिटर के केस में हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी कैपेसिटर की, विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। ये मैं इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन है, हमने इसको प्रूव भी किया था। अच्छा जी, Q इज इक्वल टू C, V की वैल्यू पुट करवाएं जी, क्या होगी
वी नॉट साइन थीटा। यानी कि पता चला वोल्टेज की भी साइन कर्व है और चार्ज की भी साइन कर्व है। याद रखेंगे दिस वी नोड सी एंड वी नोड इज अ कांस्टेंट। ये जो सी और वी नोड है ये दोनों तो कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मैं इधर लिख देता हूं सी द कैपेसिटेंस। कितनी थी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस? 1 माइक्रोफैरड। और वी नोड तो पीक वोल्टेज है, तो ये दोनों तो हो गए कांस्टेंट। तो पता चला वी नोड भी कांस्टेंट है, वोल्टेज की भी साइन कर्व है और चार्ज क्यू की भी साइन कर्व है। सी वी नोड कांस्टेंट है। लेकिन हमें तो चार्ज नहीं निकालना, मुझे तो निकालना है करंट। तो करंट की इक्वेशन फिर कैसे आएगी? मैंने चार्ज पता है क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे पता है कि करंट किसके इक्वल होता है। क्योंकि मैंने वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकाला है ना, तो चार्ज इस वजह से मैंने निकाला है क्योंकि करंट के अंदर यूज होना है ना I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो अब जरा देखें ना आप, अगर ये सी वी किसके इक्वल है? सी वी किसके इक्वल था? क्यू के। तो सी वी नोड किसके इक्वल हो सकता है? क्यू नोड के। तो ये क्यू इज इक्वल टू क्यू नोड साइन थीटा ही आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या बनेगी? जरा देखें, डेल्टा क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ये क्यू की वैल्यू पुट करवाएं, सी वी नोड साइन थीटा। या मैंने आपको बताया कि सी वी नोड की जगह पे क्या आ जाएगा? सी वी की जगह पे क्यू है, तो सी वी नोड की जगह पे क्यू नोड। तो मैं लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू क्यू नोड साइन थीटा। अच्छा, ये समटाइम किसी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके हेल्प करेंगी। तो I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू मैंने पुट करवाई है ये वाली, Q इज इक्वल टू क्यू नोड। देखें बच्चे, सी वी नोड की जगह पे मैंने क्या लिखा? क्यू नोड। तो Q इज इक्वल टू क्यू नोड साइन थीटा। समझ आ गई? क्यू नोड कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लें इसको। तो I इज इक्वल टू क्यू नोड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? डेल्टा साइन थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर आपने 9th-10th में मैथ तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो डेल्टा का मतलब इधर हम डेरिवेटिव की सेंस में लेंगे। तो बच्चे फिर आपके पास करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? I इज इक्वल टू अब जरा आप तवज्जो कीजिएगा, ये जो क्यू नोड ओवर डेल्टा टी है, इसको मैं डेल्टा टी को अलग कर लेता हूं ना। यानी कि देखें, डेल्टा टी को मैं क्या कर लेता हूं? अलग। ठीक है, इधर क्यू नोड के नीचे लिख लेता हूं। तो मुझे बताएं कि Q ओवर T किसके इक्वल होता है? I के। Q ओवर T I के इक्वल है। तो Q नोड ओवर डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा? I नोड के। तो साइन थीटा का जो चेंज होगा ना, डेल्टा जो डेरिवेटिव होगा, वो होता है जी कॉस थीटा। तो ये देखें, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वोल्टेज की साइन कर्व है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, V इज इक्वल टू वी नोड साइन थीटा। और करंट की कोसाइन कर्व है, I इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा। ये अक्सर बच्चे रटा मारते हैं, फिर मैंने समझाने की कोशिश की आपको, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। तो ये दो इक्वेशनें, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज की ये वाली इक्वेशन आ गई, तो वोल्टेज की साइन कर्व है, करंट की कोसाइन कर्व है। अच्छा, पहले मैं साइन कर्व और कोसाइन कर्व अलग अलग ड्रा करके आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं इकट्ठा ग्राफ ड्रा कर देता हूं। जरा देखें, वोल्टेज की कौन सी कर्व है? साइन। तो साइन कर्व कैसी होती है बच्चे, आपको पता है? अगर आपको भूल जाए तो आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं वैल्यूज, ठीक है, वरना आप जुबानी थोड़ी बहुत याद तो होती हैं। तो साइन कर्व कैसी होती है जरा देखें। तो ये मैं बनाने जा रहा हूं साइन कर्व। साइन कर्व किसकी? वोल्टेज की। तो बनाएं जी, साइन 0 0, ठीक है, साइन 0 0, साइन 91, 0 के बाद 90 डिग्री 0, साइन 91, 180 0, साइन 180 0, ठीक है, साइन 270 -1, तो वोल्टेज आपके नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना, इधर माइनस वी नोड आ जाएगा और इधर क्या है? प्लस वी नोड। साइन 0 0, साइन 91, 180 फिर 0, और साइन 270 -1, और साइन 360 0 आ जाएगा। तो
तो ये मेरे पास साइन कर्व आ गई है। अगर आपको इस तरह की शक्ल नजर आए ना तो आपने फौरन समझ जाना ये कौन सी शक्ल है, ये साइन कर्व है। दिस इज अ साइन कर्व। अच्छा जी, फिर मैं आपको बताता हूं कोसाइन कर्व क्या होती है। अब आप कोसाइन कर्व ड्रा करें, ये साइन है और नीचे मैं ड्रा कर रहा हूं कोसाइन कर्व। ठीक हो गया। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, कोसाइन कर्व क्या होगी? करंट की वोल्टेज की साइन कर्व है, करंट की कोसाइन कर्व है, तो ये जीरो आ गया। को जीरो क्या होता है? 1। तो मैंने पहले कहा अगर आप भूल जाएं तो परेशान नहीं होना, आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज निकाल लेनी है। तो इधर मैं लिख देता हूं 0, दिस इज 90, 180, 270 और 360। ये आप पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं किसकी कोसाइन कर्व ड्रा करने जा रहा हूं, कोसाइन कर्व। तो cos 0 क्या होगा? 1। तो ये पॉजिटिव ऊपर से कर्व शुरू होगी, cos 0 1, cos 90 0। तो आपका जो करंट है ना वो मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगा जीरो की तरफ। ये वोल्टेज की कर्व है एंड दिस इज करंट आई नोड प्लस आई नोड। cos 0 1, ये वाली कर्व ड्रा कर रहा हूं, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1। तो आपके पास करंट नेगेटिव में जाएगा, cos 180 -1, cos 270 0 होता है। इधर मैं लिख देता हूं cos 270 कितना है? 0। ठीक हो गया। और cos 360 +1। तो बच्चे जरा तवज्जो करें, इस तरह की कर्व आपको कौन सी कर्व है? ये कोसाइन कर्व है। तो अगर इस शेप में आपको कर्व नजर आए तो ये साइन कर्व, इस शेप में आपको कर्व नजर आए तो ये कोसाइन कर्व है। ठीक हो गया। आप जरा इस चीज को नोट करें, मैं इसका क्लोज अप व्यू देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। तो जी बेटा, आपने क्लोज अप व्यू देख लिया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि वोल्टेज की साइन कर्व है, करंट की कोसाइन कर्व है। अगर ये प्लस आई नोड है तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस आई नोड। अब बच्चे जरा देखें, आपकी बुक के अंदर ना, आपकी बुक के अंदर ये करंट की कर्व बनाई गई है और इसके साथ छोटी सी वोल्टेज की कर्व, ये साइन थीटा साइन कर्व बना के, ये वोल्टेज की साइन कर्व बना के उसके बाद ना उसे करंट की उसकी भी साइन कर्व है। तो याद रखेंगे एसी थ्रो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और चार्ज ये तो इन फेज होते हैं क्योंकि दोनों की साइन कर्व है। तो उसने छोटी सी डॉटेड के अंदर चार्ज की कर्व भी बनाई हुई है। यानी कि अगर मैं छोटी सी डॉटेड के अंदर ये वोल्टेज की कर्व है ना, ये मैं अगर डॉटेड के अंदर चार्ज की कर्व शो कर दूं तो ये चार्ज की कर्व आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये जो आपको रेड वाली नजर आ रही है ना, ये क्यू की कर्व है। ठीक हो गया। अब आपने पता क्या करना है, आपकी बुक के अंदर इन दोनों ग्राफ को मिक्स करके एक ग्राफ बनाया गया है। तो मैंने आपको साइन और कोसाइन का अलग अलग, ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये किसका है? करंट का। तो वी हैव टू रिलेशन टू फाइंड द वोल्टेज एंड करंट। बेटा आपने इस ग्राफ को भी इधर बना देना है, यानी कि अगर आप इसी चीज को इधर बनाएंगे ना तो ये देखें इस तरह। तो आपकी बुक वाला स्लोप की सेंस में भी बात करता है और ये मैंने, आप बेशक स्लोप की सेंस में बात कर लें कि एट पॉइंट ओ पे वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या है? मैक्सिमम। तो कुछ किताबों में लिखा है कि वर्टिकल लाइन की स्लोप है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्लोप है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है ना, क्योंकि ये देखे ना क्यू टी ग्राफ की जो स्लोप है ना वो आपको करंट देती है। तो पॉइंट ओ पे ये एक्स एक्सिस, ये जो क्यू है पॉइंट ओ पे वर्टिकल लाइन है तो स्लोप मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम ये वाला। तो ओ से इसको फर्जी नाम दे लें ओ, इसको ये तो हमने 0 डिग्री लिखा ना, आप इसको कह लें ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। अब ये देखें इसी चीज को आपने उठा के इधर पेस्ट कर देना है। वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम, जब आप ओ से ए की तरफ जाएंगे ना तो वर्टिकल लाइन किस में कन्वर्ट होती जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? मिनिमम 0।
तो इसी वजह से फिर करंट मैक्सिमम से 0 हो गया। तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो स्लोप मैक्सिमम होगी, लेकिन देखना ऐसे है, ये इस पॉइंटर को आप वर्टिकल लाइन समझे, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये लाइन वर्टिकल होगी लेकिन उल्टी डायरेक्शन में होगी, तो स्लोप आपकी नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से 90 के बाद 0 के बाद करंट मिनिमम होना शुरू हो जाता है ना, ये वाला, क्योंकि स्लोप आपकी नेगेटिव हो रही है। तो ठीक है, इसी चीज़ को आपने उठा के इधर पेस्ट कर देना है। मैंने आपको स्लोप की सेंस में भी बता दिया है, और अगर आपने इस तरह पेपर में बनाना है ना तो इस तरह भी बना दें, दोनों को मिक्स ना करें, बेशक ऐसे बना दें, तो चेक करने वाले को ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये मैंने बिल्कुल हर लिहाज से आपको आंसर दे दिए, स्लोप की सेंस में भी। अगर आपको ये स्लोप वाला समझ नहीं आ रहा तो फिर आप ये याद रख लें कि वोल्टेज की साइन कर्व है, करंट की कोसाइन है, अलग अलग बना दें। कुछ किताबों में इकट्ठे बनाए हैं तो आप इसी ग्राफ को पेस्ट इधर कर दें, इकट्ठा बना दें। तो आई होप के हर लिहाज से आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बच्चे आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ा है ना, इट इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन हुज वैल्यू 0 एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। एक्स एक्सिस पे आपने वो वाला वेक्टर लेना है एक्स एक्सिस पे जिसकी वैल्यू 0 हो और इंक्रीज करे पॉजिटिवली। तो इधर देखें, इधर करंट की वैल्यू 0 तो नहीं है, करंट की तो मैक्सिमम से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर के केस में मैं वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लूंगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू 0 है और इंक्रीज कर रही है पॉजिटिवली। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जी। फिर ये आपके पास आ जाएगी वोल्टेज की कर्व, वोल्टेज का वेक्टर। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। वेक्टर को एक्स एक्सिस पे क्यों लेंगे? क्योंकि आपने एक्स एक्सिस पे उसी को लेना है जिसकी वैल्यू 0 और इंक्रीज करे पॉजिटिवली। स्टार्ट के अंदर करंट की वैल्यू स्टार्ट के अंदर 0 नहीं है। अच्छा जी, तो एक्स एक्सिस पे आपने वोल्टेज ले लिया, तो करंट बताएं लैग कर रहा है या लीड? करंट तो लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है ना, ये लीड है। अगर आपने फेज लैग और लीड समझा हुआ है, मैंने ये पूरा टॉपिक समझाया हुआ है पहले, फेज लैग फेज लीड। तो करंट लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है तो इसकी कर्व ऊपर को आएगी। फिर अगर लीड कर रहा है तो ऊपर को आएगी। तो ये आ गई जी करंट की कर्व। तो बच्चे ये पेपर में एमसीक्यूज आता है, आप लोगों ने नोट कर लेना है। एसी थ्रो कैपेसिटर, आपने नाम पता है कैसे देखें? कैपेसिटर किससे शुरू होता है? सी से, तो करंट भी सी से। कैपेसिटर के अंदर करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है 90 डिग्री या π/2। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं, इन कैपेसिटर करंट इज लीड बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज के करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड है। या आप दूसरे लफ्जों में क्या लिख लें कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग है, पीछे है। तो बात एक ही है ना, तो आप एक ही सेंस में याद कर लें ताकि आप परेशान ना हो। बहरहाल मैं बता रहा हूं, कैपेसिटर सी से शुरू होता है, करंट भी सी से। एमसीक्यूज आ जाए, कैपेसिटर के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, आगे का मतलब लीड कर रहा है। ओके हो गया। आगे चलते हैं जी इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखें। जिस तरह ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, रिएक्टेंस ये रेजिस्टेंस ही है, बस कैपेसिटर में इसका नाम बदल जाता है। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखें जी। द opposition offered to the flow of AC अल्टरनेटिंग करंट के बहाव में जो ओपोजिशन है ना, जो रुकावट है, मुखालफत है, उसको कैपेसिटर की रिएक्टेंस कहते हैं। और याद रखेंगे रिएक्टेंस को इट इज डिनोटेड बाय एक्स सी। रिएक्टेंस को एक्स से, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस है तो एक्स के साथ छोटा सा सी लिखेंगे, एक्स सी। और बच्चे फिर इसका फार्मूला क्या होगा? ये एक्स सी इज इक्वल टू V/I। ये आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। तो इधर आप वोल्टेज की और करंट की कौन सी वैल्यू लेंगे भला? RMS। ये बच्चे पूछे सर ये फार्मूला कहाँ से आया है? बच्चे ओहम लॉ नहीं पढ़ा, V = IR, R = V/I।
तो ये ओहम लॉ से निकला, बस आर की जगह पे एक्स सी लिखा है। रिएक्टेंस रेजिस्टेंस वाला काम ही कर रही, बस इसका कैपेसिटर के केस में नाम बदला है। तो इसको एक्स सी से डिनोट करते हैं, ये इसका फार्मूला है। और फिर इसका यूनिट क्या होगा बच्चे एक्स सी का, इट्स यूनिट इज ओहम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के केस में आप लोग याद रखेंगे एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। तो रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और आपको याद है पाकिस्तान के अंदर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और कैपेसिटेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बच्चे आपको यह भी पता होगा कि 2 पाई एफ किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ये भी तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो बच्चे आप लोग याद रखेंगे अगर रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एसी करंट की तो रिएक्टेंस कम होगी। रिएक्टेंस का मतलब आप उर्दू में बेशक लिख लें रुकावट। तो ये फार्मूले चंद आपने जहन में रखने हैं जो कि आगे यूज भी होंगे। कौन कौन से, एक्स सी इज इक्वल टू वी ओवर आई। अगर वोल्टेज और करंट दिए होंगे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दिए गए होंगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे आता है जी पावर लॉस इन अ कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर पावर लॉस करता है कि नहीं करता। तो बच्चे आपको पावर का जनरल फार्मूला तो याद होगा, P इज इक्वल टू वी आई, वही यूज करेंगे। तो 4 क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ। जरा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देखें, वोल्टेज और करंट को ही देखना आपने। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये देखें ना, ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वोल्टेज पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर करंट देखें, करंट भी पॉजिटिव है। तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। सॉरी इधर आई आएगा क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में 16 के अंदर 2 ही तो चीजें हैं, वोल्टेज और करंट, ठीक है। वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। बच्चे पावर का फार्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू वी आई। तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पावर आ जाएगी जी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कैपेसिटर की जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। अब आपको याद है मैंने पिछले ही टॉपिक के अंदर ये पढ़ाया हुआ है कि पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है। बच्चे पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, पॉजिटिव पावर का मतलब ये है कि आपका जो एसी सोर्स है ना, एसी सोर्स, पॉजिटिव पावर का मतलब है कि एसी सोर्स डिलीवर द पावर टू द कैपेसिटर। और अगर पावर नेगेटिव होगी इसका मतलब है कि कैपेसिटर वो पावर जो इसने स्टोर की थी वो रिटर्न कर रहा है एसी सोर्स को। तो पॉजिटिव पावर का मतलब है सोर्स कैपेसिटर को पावर दे रहा है, नेगेटिव पावर का मतलब है कैपेसिटर सोर्स को रिटर्न कर रहा है। एनर्जी कह लें या पावर कह लें, बात समझ रहे जी बच्चे। सेकंड क्वार्टर के अंदर देखें, सेकंड क्वार्टर के अंदर ये आपने इसको दोनों ग्राफ को देखना है ना, वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई। तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू वी, पॉजिटिव करंट नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या पता चला कि सेकंड क्वार्टर के अंदर पावर नेगेटिव है। इसका मतलब वही मैंने आपको अभी बताया कि कैपेसिटर जो पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एसी सोर्स ने कैपेसिटर को पावर दी थी, सेकंड क्वार्टर के अंदर उसने रिटर्न बैक कर दी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये फर्स्ट क्वार्टर आ गया। सेकंड, अगर क्वार्टर का ना पता चले तो 90 डिग्री के आपने 4 हिस्से कर लेने, ठीक है। अब ये आ गया थर्ड क्वार्टर, वोल्टेज नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव थर्ड के अंदर। तो ये देखें, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में अंदर देखें 180 से 270 तक थर्ड क्वार्टर है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड 180 से 270 तक देखें, वोल्टेज नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये तो आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब कैपेसिटर एसी सोर्स फिर पावर देगा,
तो अब 10 से 90 फर्स्ट क्वार्टर, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड। अब 270 से 360 तक देखें, वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव है। वोल्टेज नेगेटिव लेकिन करंट पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, P = VI। ठीक है, तो वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएंगे। बच्चे इसका मतलब क्या है, पूरे एक साइकिल की हमने बात की, आप जरा तवज्जो करें। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पावर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक साइकिल पूरा होता है। इसका मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब ये है कि पॉजिटिव का मतलब AC सोर्स पावर दे रहा है, नेगेटिव का मतलब कैपेसिटर ने रिटर्न कर दी, थर्ड क्वार्टर में फिर पॉजिटिव, AC सोर्स ने फिर पावर दी, 4 के अंदर फिर नेगेटिव, कैपेसिटर ने फिर रिटर्न कर दी। इसका मतलब पता है क्या है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। इट मीन आप ये लाइन लिख लेंगे कि कैपेसिटर पावर को लॉस नहीं करता, यानी कि कैपेसिटर के अंदर पावर लॉस नहीं होता। कैपेसिटर द एनर्जी लॉस इन द वन साइकिल इज 0। एक साइकिल के अंदर जो कैपेसिटर का एनर्जी लॉस है वो 0 है, क्योंकि जितनी उसने चार्जिंग में एनर्जी स्टोर की थी, डिस्चार्जिंग में उतनी वापस कर दी। तो आखिर में एक MCQ है कि हम कहते हैं ना कि DC करंट कैपेसिटर में से कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता, तो उसकी वजह क्या है। तो बच्चे इधर ये फार्मूला लिखे ना आप, XC = 1/2πfc। आपको पता है कि DC करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ये आप जहन में रखिएगा। ये AC करंट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये DC है। DC फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। तो DC के अंदर तो प्योर DC के अंदर तो साइकिल बनते ही नहीं, ये प्योर DC है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। तो प्योर DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 0 होती है। तो बच्चे फार्मूला क्या है, XC = 1/2πfc। तो F की वैल्यू 0, F की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकिल 0 है DC के अंदर। तो F की वैल्यू 0 पुट करवाएं, 2π0 × C, और किसी भी चीज़ को 0 से ज़रब देंगे सारा 0, तो इसका मतलब क्या है 1/0। तो फिर आपके पास XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। और ये MCQ बन सकता है, ये हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उधर भी बता दूंगा, फिलहाल इधर आप नोट कर लें। डायरेक्ट करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी तो 0 है, XC क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब मैक्सिमम। मतलब क्या है, XC का मतलब मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंस। मतलब डायरेक्ट करंट के अंदर रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन्फिनिटी होती है, मैक्सिमम। रिएक्टेंस का मतलब रुकावट। तो जब रुकावट ही इतनी होगी, देखे ना, अगर ये रुकावट ही इतनी होगी, XC करंट का इन्वर्स ताल्लुक है, अगर रुकावट बहुत ज्यादा होगी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो यही वजह है कि डायरेक्ट करंट के अंदर XC इनफाइनाइट है, रुकावट बहुत ज्यादा है, करंट बहुत कम है। तो यही वजह है कि डायरेक्ट करंट कंटिन्यूसली कैपेसिटर में से फ्लो नहीं करता। तो ये तो था बेटा आज का लेक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसका क्लोजर व्यू भी दे देता हूँ। तो आप लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर दें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें लेक्चर को, फीडबैक देना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।